नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही प्रिय चैनल में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। सर्वप्रथम दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको मेरे द्वारा भेजी गई हर एक नोटिफिकेशन उपलब्ध होती रहे। दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ कक्षा 8 की पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया लेकर, जो कि अरविंद कुमार सिंह द्वारा रचित है। अरविंद कुमार सिंह आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ लेखकों में से एक हैं। इन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी को एक नवीन दिशा देने का कार्य किया है। लेखक ने अपनी रचनाओं में अनेक घटनाओं का प्रभावशाली चित्रण करते हुए वर्णनात्मक शैली को अपनाया है। इन्होंने अपनी भाषा को सूक्तियों से सुसज्जित किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में जीवन और धर्म के महत्व पर बल दिया है। इनकी गद्य भाषा अत्यंत सरल तथा सहज है। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक जो निबंध है वो भी इनके द्वारा ही रचित है। इसमें लेखक ने पत्रों के महत्व, उनकी उपयोगिता, पत्रों की पहचान तथा पत्रों से होने वाले लाभ का वर्णन बड़ी सरल एवं सुबोध शैली में किया है। निबंध की भाषा भी सहज एवं प्रवाहपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयत्न करता है। समीपस्थ व्यक्ति से बातचीत द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है, परंतु जिसके माध्यम से हम दूर बैठे व्यक्ति से विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे पत्र कहा जाता है। पत्रों की दुनिया अजीबोगरीब है। इसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। तो दोस्तों, शुरू करेंगे पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब अजीबोगरीब का क्या अर्थ है जी? अजीबोगरीब का अर्थ है अनोखी, और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष यानी कि सब्र फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद क्या होता है जी? झगड़ा और नई घटनाओं की जड़ यानी कि आधार भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। सहेज कर अर्थात संभाल कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा यानी कि क्षेत्र। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते यानी कि तलाशना क्या होता है जी? ढूंढना। तलाशते तमाम ठिकानों पर पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि
हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, हरकारे क्या होता है जी, संदेश ले जाने वाले, हरकारे बोलते हैं, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया है। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद यानी कि बातचीत पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। सिलसिला यानी कि क्रम। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। प्रयास अर्थात कोशिश। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास का क्या अर्थ है जी, मुख्य तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही क्या होता है जी, आना जाना प्रभावित हुई है। पर देहाती का क्या अर्थ होता है जी, गांव वाला। दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री का क्या होता है जी, बिना सब्र के, जिसने इंतज़ार ना किया हो। इंतज़ार यानी कि प्रतीक्षा। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं, उत्सुकता यानी कि व्याकुलता से इंतज़ार करते हैं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। मिसाल यानी कि जोड़ नहीं है। एक दौर यानी कि समय था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब यह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। घटा यानी कि कम कर दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों यानी कि पूर्वजों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर यानी कि संभाल कर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी यानी कि मेहनती, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान यानी कि खोज। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर
तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों की प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार, महान हस्तियों का क्या अर्थ होता है जी? व्यक्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर। धरोहर क्या होता है जी? बहुमूल्य चीज़ें, उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय यानी कि चीज़ें रखने का जो स्थान होता है, जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। अनूठा यानी कि अनोखा। संकलन क्या होता है जी? इकट्ठी करना। तमाम पत्र देश, काल यानी कि समय और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपनी परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था, उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था, वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र बोलते हैं किसी को, प्रमाण पत्र से कम नहीं मानते हैं, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। दस्तावेज क्या होता है जी? जरूरी कागज। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लेख्यो है कहाँ तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। प्रेरक यानी कि प्रेरणा देने वाला जवाब देते थे, तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद क्या होता है जी? तैयार, तत्पर, चुस्त। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच में पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग
गुडविल क्या होता है जी? साख। डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्रों की हैसियत यानी कि औकात बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ, आलीशान क्या होता है जी? शानदार हवेलियाँ हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दस्तावेज़ों तक पहुँचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में देहात क्या होता है जी? गांव में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांव का गरीब बस्तियों में चिट्ठियों का मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। देवदूत यानी कि देवताओं का संदेश लाने वाला। तो दोस्तों ये था पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। आगे हैं कुछ प्रश्न पाठ से आगे से। उसके बाद अनुमान और कल्पना है, भाषा की बात है और साथ ही कुछ शब्दार्थ है। तो दोस्तों अब ये जो पाठ का शीर्षक दिया अरविंद जी ने, क्या आपको लगता है कि ये शीर्षक जो है उसकी सार्थकता है? पत्रों की जो हमें जानते हैं कि पत्रों की दुनिया अत्यंत निराली और अनोखी है। इसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वे संचार के आधुनिक साधन भी नहीं कर सकते। पत्र लोगों को जोड़ने का काम करता है। राजनीति, साहित्य, कला आदि के क्षेत्रों में सभी विवाद इन्हीं पत्रों के कारण उत्पन्न होते हैं। मानव सभ्यता के विकास में इन चिट्ठियों ने अनूठी भूमिका निभाई है। अतः कविता का जो शीर्षक चिट्ठियों की अनूठी दुनिया वह सार्थक और उपयुक्त प्रतीत होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको पाठ समझ आया होगा। अगर आपको पाठ संबंधित कोई जानकारी या किसी प्रकार की सजेशन हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन उपलब्ध होती रहे। धन्यवाद।